हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। ये वीडियो है सी टेट, एमपी टेट, डीएसएसबी एंड बीएसएस टेट के लिए है, या हम कह सकते हैं विशेष शिक्षा के लिए है। हम ये सीरीज चला रहे हैं, 9वां सीरीज है ये। आप लोग देखना, ये ईवीएस पेडागोजी हम 30 क्वेश्चन करेंगे इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन मतलब 121 क्वेश्चन है। एक सौ इक्कीस क्वेश्चन है। कह रहा है शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षार्थियों को पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी देते हुए निम्न कथन प्रस्तुत करता है। पहला कथन प्रस्तुत करता है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉम्सले ने किया था। दूसरा है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। चौथा है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन करते हैं। शिक्षक द्वारा दिए गए कथनों में से सही कथन है, तो आप लोग बताइएगा इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे सटीक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। इसमें है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉम्सले ने किया था। सही बात है। जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। पहला है, शाकाहारी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करना। दूसरा है, मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करना। तीसरा है, सर्वाहारी पादपों तथा जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और चौथा है, रुधिरपोषी मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा गलत पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है। रुधिरपोषी मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। 123 है, भूमि संरक्षण हेतु पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ियां बनाकर जिस विधि से कृषि की जाती है वह विधि कहलाती है। पहला है, समोच्च रेखीय विधि। दूसरा, आच्छादन रोपण विधि। तीसरा, पट्टीदार खेती विधि। चौथा, सोपान विधि। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, समोच्च रेखीय विधि। 124 है, कक्षा में रेडियोधर्मी प्रदूषण प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों के सम्मुख 4 कथन प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित में है। पहला है, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। दूसरा है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। चौथा है, यह रक्त संचार के व्यवधान पैदा करता है। चौथा, यह कैंसर पैदा करता है। तो उपरोक्त कथन में से हमारा कौन सा सही है कथन। पहला है 1 और 2, दूसरा है 1 और 4, तीसरा है 1, 3, 4, चौथा है 2, 3, 4। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 1, 3 और 4। एक 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में जाना जाता है? यूकेलिप्टस, बाबूल, तीसरा है अमलतास, तीसरा है झटरोपा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, यूकेलिप्टस, जो है पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। एक 126 है, एक शिक्षिका संक्रमण रोगों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए शिक्षार्थियों के सम्मुख कुछ संक्रमण रोग तथा संक्रमण से संबंधित चार चार्ट प्रस्तुत करती है। पहला चार्ट है रोग एवं संक्रमण। डिप्थीरिया वायु द्वारा, कुष्ठ संपर्क द्वारा, पेचिश मक्खियों द्वारा, प्लेग चूहे द्वारा। और दूसरा है चार्ट, डिप्थीरिया मक्खी द्वारा, कुष्ठ संपर्क द्वारा, पेचिश वायु द्वारा, प्लेग चूहों द्वारा। तीसरा देखते हैं, डिप्थीरिया चूहों द्वारा, कुष्ठ संपर्क द्वारा, पेचिश वायु द्वारा, प्लेग मक्खियों द्वारा। चौथा देखते हैं, डिप्थीरिया वायु द्वारा, कुष्ठ चूहों द्वारा, पेचिश मक्खियों द्वारा, प्लेग संपर्क द्वारा। तो इसमें दिया है, इसमें निम्नलिखित में चार्ट में से कौन सा जो संक्रामक रोगों तथा संक्रमण के सही मिलान को प्रदर्शित करता है। देखिए इसमें से कौन सा मिलान सही प्रदर्शित करता है। आप लोग वीडियो रोक कर देख लेना। इसमें है ऑप्शन नंबर पहला सही है, ये ऑप्शन नंबर पहला इसमें से सही है, ये हमारा सही मिलान है। एक 127 है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह पहला है जल की अशुद्धियों को घोल देता है, दूसरा अनुवर्धीकारक है, दूसरा उपचायक या ऑक्सीकरण है, चौथा अपचायक है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, उपचायक। एक 128 है, घर पर भोजन का अलग अलग करने की निम्न विधियों में से किस विधि का प्रयोग बड़े कणों को
छोटे कणों से अलग करने के लिए किया जाता है? पहला है अवसादन, दूसरा है फटकारना, तीसरा है ताड़ना, तीसरा है छानना, चौथा है छानना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है चौथा छानना। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से कोलकाता जाएं तो आपको कौन कौन सा राज्य से गुजरना पड़ेगा? पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दूसरा है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, तीसरा है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, चौथा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। एक 30 है। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तिब्बत है, नेपाल है, भारत है, चीन है। तो आप लोग बताइएगा माउंट एवरेस्ट मतलब किस देश का भाग है? इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा है नेपाल। 136 है, नीचे दिए गए विकल्प में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का परत बनाना, दूसरा है मोम का घोल बनाना, तीसरा दूध से पनीर बनाना, चौथा है गाय के गोबर से बायोगैस का बनाना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मोम का घोल बनाना। 132 है, पौधे विषय में मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। पहला है बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण परिवर्तन मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, तीसरा है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, चौथा आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, क्षेत्र भ्रमण पर्यावरण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। 133 है, दो बच्चों के क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। आती आयु 12 वर्ष, स्त्री होमोग्लोबिन 10.5 और नमन आयु 12 वर्ष, पुरुष है, होमोग्लोबिन 8। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला है आरती एनीमिया से पीड़ित है, दूसरा नमन एनीमिया से पीड़ित है, तीसरा है दोनों ही एनीमिया से पीड़ित है, चौथा है दोनों ही एनीमिया से पीड़ित नहीं है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा है, दोनों ही एनीमिया से पीड़ित हैं। 134 है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र से बनाए जाने वाले सामान्य घरों से सही विवरण का मिलान कीजिए। राजस्थान, लद्दाख, मनाली और असम है। इनको हमें मिलाना है, मतलब राजस्थान में किस प्रकार का घर बनता है, लद्दाख में किस प्रकार का, मनाली में और असम में। तो राजस्थान देखते हैं, पहला है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। लद्दाख है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और मनाली है पत्थर के बने घर जिसके फर्श छत लकड़ी से बने होते हैं। चौथा है डी है असम, मिट्टी के घर जिनके छत कटीले और पहाड़ियों से बने होते हैं। तो हमें मिलान करना है, इसमें हम मिलान करेंगे। एक का हमारा चौथा पे जाएगा, राजस्थान में मिट्टी के घर जिनके छत कटीलों झाड़ियों से छाई होती है। और लद्दाख है लद्दाख में है पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। और मनाली है पत्थर के बने घर जिसके फर्श छत लकड़ी से बने होते हैं। और असम है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। देखिए 135 है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बताइए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमें दिया है 21:45 से कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली पहुंचती है 5:45 पे। तो हमारा दोनों का समय का अंतर होगा 8 घंटे। तो और हमारा दूरी दी है 432 में, इसलिए दूरी है 432 और भागे 8। हम इसमें भाग देंगे, हमारा आएगा 54 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो 136 है, स्वप्रेरक प्रसन्नदायक तथा क्रियाशील गतिविधियों को कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। पहला है शैक्षिक भ्रमण, दूसरा खेल, तीसरा है सेमिनार, चौथा साक्षात्कार। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा है खेल।
137 है विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका सुझाव है। पहला, ये भी शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक अंग है। दूसरा, इनसे पठन पाठन में बाधा आती है। तीसरा, इनसे बच्चों के सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है। चौथा है, इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इनसे बच्चों के सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है। 138 है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। पहला, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। दूसरा है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। तीसरा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति की खोज और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने से मदद करता है। चौथा है, बच्चों के विद्वान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। स्थानिक एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। 139 है पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा संबंधी समस्या नहीं है। संवेगी कठिनाई है। दूसरा है मंद शारीरिक विकास। तीसरा स्थिरता। चौथा है सहपाठियों के साथ संबंध। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा स्थिरता। 140 है पर्यावरण अध्ययन के दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। पहला, बालकों का ध्यान केंद्रित करने में। दूसरा, बालकों के तत्कालिक शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने में। तीसरा है, कक्षा को अधिक से अधिक तंग करने में। चौथा है, शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। 141 है आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे। पहला है, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। दूसरा है, इससे विद्यालय में प्रवेश के लिए कुछ नंबर मिल जाते हैं। तीसरा है, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। चौथा है, इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, यह सामाजिक दायित्व को भावना उत्पन्न करती है। 142 है, एक शिक्षण इकाई के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। पहला, शिक्षार्थियों को ग्रेड के आधार पर वर्गीकृत करना। दूसरा, विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति से अवगत होना। तीसरा है, शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में शिक्षार्थियों प्रगति का पता लगाना। चौथा है, छात्रों को अधिक परिश्रम के लिए उद्यत रखना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा है, विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्रति की स्थिति से अवगत होना। 143 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। पहला, कक्षा के अनुशासन की सुनिश्चित करने हेतु बच्चों की नियंत्रित करने के लिए। दूसरा है, बच्चों के स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए। तीसरा है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। चौथा है,
बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 143 का दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। तो आप लोग जैसे आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं, अब जैसे 143 क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, अब देखिए इसमें हमारा क्यों गलत हुआ और कैसे गलत हुआ, आप इस पर विचार करिएगा, आपका और बेहतर तैयारी हो जाएगी। 144 है, रमन अपनी बेकार वस्तु को 2 भागों में निम्न प्रकार से विभक्त करता है। आर, पुराने अखबार, पुरानी कमीज, फटे हुए कागज के डिब्बे। यस है, कंप्यूटर का टूटा हुआ कीबोर्ड, प्लास्टिक के खिलौने, कंप्लेन का डिब्बा। तो रमन ने अपनी बेकार वस्तुओं को किस आधार पर अलग किया है। पहला आर, अमूल्य सामान, यस मूल्यवान सामान। दूसरा आर, दुर्गंध रहित सामान, यस दुर्गंध युक्त सामान। और चौथा है आर, पुनः चक्रण किए जा सकने वाला सामान, यस पुनः चक्रण न किए जाने वाला सामान। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, आर अवघटित होने वाला सामान, यस अवघटित ना होने वाला सामान। 145 है, पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण के स्थान पर उप विषय या थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया क्योंकि पहला है यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाना है। दूसरा यह शिक्षण और समझने को आसान बनाना है। चौथा यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। चौथा है यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों को सीखने में सक्षम बनाता है। तो आप लोग बताइएगा इस कोट में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, पहला और चौथा। पहला है यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है और चौथा है यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। एक 146 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। पहला गतिविधियां आधारित शिक्षा, रटना सिखाना। तीसरा पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा। चौथा सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। तो आप लोग बताइएगा इस कोट में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें 146 का चौथा सही है, पहला गतिविधियां आधारित शिक्षा और चौथा सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। हमारा दूसरा है निगेटिव शब्द है, रटना सिखाना। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, ये भी निगेटिव से समझाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है, एक और चौथा। बहुत काफी लंबा है, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। देखिए 147 है, सहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। उजायरा यह भी लोगों रहते हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना यहाँ है। सहमीरा क्या हुआ, लोग उल्टा खड़े हैं, ये लोग गिरते क्यों नहीं हैं। स्रोत NCERT पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 11 उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थी को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीरा
सहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा। तो इसमें सहमीर है, उजारा है और सहमीर है, दो लोग हैं। तो देखते हैं हम ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है। पहला है, जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह पृथ्वी हर उस चीज को आकर्षित करती है जिसे दरमियान होती है। दूसरा है, कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी? तीसरा है, ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दे। अलग अलग स्थितियों में पिन को देखें, दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही है। और चौथा, एक गेंद और एक पंख की एक ही ऊंचाई के एक स्थान गिराए देखें कि किस प्रकार सभी चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे भी ही होता है। तो आप लोग बताइएगा क्या इसमें से सही है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही, ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दे। अलग अलग स्थितियों में पिन को देखें, दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसे ही है। गलतफहमी को दूर करना था हमें। और 148 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? पहला है, वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। दूसरा है, पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करें। तीसरा है, पाठ्यपुस्तक में विभिन्न स्थापत्य शैली को उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ाने के बाद ऐसी इमारतें के उदाहरण सूचीबद्ध करना। चौथा है, इमारतों के निर्माण करने में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट पर उतारे। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, वर्षों के प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों के देखे गए अंतर के कारणों का चर्चा करें। एक 149 है, आप खेलों और खेल प्रतियोगिता के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है, आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के लिए प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन है? पहला, बड़े होने पर यदि आप खेल का पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिससे आपका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ है यह भी जानना होगा। दूसरा है, बड़े होने पर यदि आप खेल के पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होती है, जिससे इसका इतिहास और बीते समय में यह कौन से विकसित हुआ है यह भी जानना होगा। ये दोनों ऑप्शन एक ही है। तीसरा है, हमारे दादा दादी नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते हैं, इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझाने में और ऐसे
करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। चौथा है, खिलाड़ियों के बचपन अक्सर मुश्किलों में भरा होता है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयासों को महत्व देने में मदद करेगा जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं और आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो आप लोग बताइएगा, 3 ही ऑप्शन है इसमें, एक पहला और दूसरा दोनों सेम टू सेम है। तो आप लोग बताइएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिए, वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है हमारा तीसरा सही है। हमारे दादा दादी नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते हैं, इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने में और ऐसा करके अपने बड़ों के साथ गुरुत्वपूर्ण समय बिताने की मदद करेगा। लास्ट प्रश्न है हमारा, छोटा कर लेते हैं इसको ताकि पूरा आ जाए बोर्ड पर। 150 है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद के एक बड़ी बोतल लाएं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आप विद्यार्थियों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पहला है, एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किसमें नहीं। दूसरा है, कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों। तीसरा है, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। चौथा है, विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहेंगे कि उन्हें कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही है, विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहेंगे कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए हमारा पूरा। आप लोग बताइएगा 30 क्वेश्चन में से आप लोगों का स्कोर कितना हुआ है। तो और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप नए हो तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।